Good evening to all of you. uh, आवाज आ रही है मेरी? कहाँ कहाँ सेंटर है? सेंटर तो पूरे बिहार में है। और डीएम को सेंटर की लिस्ट भी सौंप दी गई है बीपीएससी के द्वारा। आप लोगों का सेंटर कहाँ कहाँ आया है? ज़्यादातर लोगों का तो मेरे ख्याल से पटना भी काफ़ी लोगों का सेंटर है। हाँ, दूर दूर दे रहा है, दूर दूर तो दे रहा है। ओके। हाँ, पटना मुजफ्फरपुर ज़्यादा दिख रहा है। पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, मुजफ्फरपुर। वैसे सेंटर जो है ना काफ़ी दूर दिया है। अगर हम देखें तो पूरा मुजफ्फरपुर एरिया का जितना भी सेंटर है सब पटना साइड दिया है। मोतिहारी का भी पटना दिया है, बेतिया का भी पटना दिया है। बेतिया मतलब पश्चिमी चंपारण, वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, ये सब पटना है। गया से मुजफ्फरपुर। ठीक है। सिवान गोपालगंज का कहाँ दिया है? एनीबडी इज फ्रॉम गोपालगंज? दरभंगा से पटना, समस्तीपुर पटना। ओके। सिवान टू पटना। ओके, सिवान का भी पटना दिया है। गोपालगंज का भी पटना दिया है। ओके। वैशाली का भी पटना। गया का मुजफ्फरपुर, ये तो क्लियर हो गया। मधुबनी का भी पटना। तो कितना सेंटर पटना बना दिया, सबका पटना। गलत फोटो किसने अपडेट कर दिया? गलत फोटो अपडेट गलत फोटो फिर आईडी प्रूफ और सही फोटो लेके जाइएगा। और क्या कर सकते हैं उसमें? एडिट का ऑप्शन वगैरह आ रहा है तो देख लीजिएगा। हाँ, कुछ देखिए, सभी लोगों का नहीं, कुछ लोगों का सब्जेक्ट वाइज सेंटर अलॉट हुआ है। सब्जेक्ट वाइज जैसे मतलब लैंग्वेज का एक जगह दे दिया, और आपके अदर टेस्ट का आपके 120 मार्क्स वाले का अलग जगह पे दे दिया है। ऐसा भी हुआ है। बट सिटी तो एक ही है, बट सेंटर अलग अलग है। सासाराम टू मुजफ्फरपुर। चलिए, मैं समझ गया। कुल मिलाकर के यही है कि उम्मीद लगा रहे थे कि आसपास के डिस्ट्रिक्ट में या अपने ही सिटी के अंदर हो जाएगी, तो आने जाने में कोई तकलीफ नहीं होगा। लेकिन मैं देख पा रहा हूं क्योंकि सुबह से ही हमारी बातें हो ही रही है सब किसी से। जस्ट वेट फॉर अ मिनट। चलिए, तो हम लोग शुरू करते हैं। मोस्टली मुझे तो सुबह से जितने लोगों से कम्युनिकेट किया मैंने अलग अलग माध्यम से, यूट्यूब पे या इस पे, कल का बीपीएससी का जो लेटर आया था, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। कल का जो बीपीएससी का लेटर आया था उसमें यही बताया गया है कि अगर जो परसेंटेज क्राइटेरिया है पेपर में न्यूनतम पास मार्क्स लाने का, अगर नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स कम रहते हैं या सीट्स, मतलब नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स कम है, ऑब्वियस सी बात है, सीट ज़्यादा रहेगी।
ऐसी स्थिति में 75% स्टूडेंट्स का अनुशंसा आयोग के द्वारा किया जाएगा कि उनको नियुक्त करना ही करना है 75% का। उसके लिए चाहे परसेंटेज का क्राइटेरिया जो है, न्यूनतम परसेंटेज का क्राइटेरिया कम भी करना पड़े, मतलब 75% सीट जो है एनी हाउ फिल करना है। ऐसा इसलिए किया गया है कि आप अगर देखें तो कैंडिडेट्स की अगर ना मिले तो फिर एग्जाम कंडक्ट करने का, क्योंकि अगर लेवल ऑफ एग्जाम ज्यादा है, लोग मुश्किल से पास करे या ना करे, कुछ मार्क्स से वो मतलब परसेंटेज भी ना ला पाए न्यूनतम, फिर तो वो बाहर चले जाएंगे। तो ऐसे में उनको बाहर नहीं किया जाएगा, उनको मेरिट के ऑर्डर में थोड़ा उसमें रिलैक्सेशन मिला हुआ है। समझ गए क्या? गर्ल्स का भी होम सेंटर नहीं है, क्योंकि सुबह काफी लोगों ने हमें बताया है क्लास में कि गर्ल्स का भी होम सेंटर नहीं है। मेल फीमेल कैंडिडेट सबको दूर ही भेजा गया है, जहां तक अभी तक जानकारी निकल करके आई है। गर्ल्स का भी नहीं है। चलिए, तो हो गई बातचीत, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। डेटा स्ट्रक्चर में जो पार्ट्स है उसको हम लोग करते हैं। कल आप लोगों ने पढ़ाई करी थी, स्टडी किया था आप लोगों ने, जो मैंने बताया था। एक बात मुझे बता दीजिए आप लोग, डीएस के तो टॉपिक्स हम लोग अभी कर लेंगे, इसके बाद क्वेश्चंस की प्रैक्टिस तो साथ साथ चल ही रही है और आप लोग प्रैक्टिस कर ही रहे होंगे। ठीक है, तो इसको कंप्लीट करते हैं और समय जो है हमारे पास यही है, आगे के कुछ दिन हैं। और बाकी जो है आपको 40 मार्क्स वाले पार्ट पे आप लोग अपना एफर्ट पूरा लगाते रहिए। ठीक है, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पर तो एक सैचुरेशन पॉइंट है। ठीक है, सैचुरेशन पॉइंट है। बुलियन अलजेब्रा से ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। बुलियन अलजेब्रा से ज्यादा लॉ से एक क्वेश्चन बन सकता है, इससे ज्यादा नहीं आएगा, तो उसके चक्कर में आप लोग मत पढ़िए। ठीक है, आप ये मत सोचिए कि जितना सब्जेक्ट आप पढ़े वहां पे वो सब यहाँ आने वाला है, ऐसी बात नहीं है। अब यहाँ पर बुलियन के लॉज पढ़ लीजिएगा केवल। ठीक है, बुलियन के जो जो लॉज होते हैं वो लॉज केवल पढ़ लेना है। और उसके बाद HTML के टैग्स, तो अगर आप लोग कर सकते हैं तो कर लीजिएगा, नहीं तो एक क्लास में HTML के इंपॉर्टेंट टैग्स के ऊपर मैं ले लूंगा। ठीक है, एक क्लास उसके लिए मैं ले लूंगा। और डीएस के अंदर आपको पता है कि डीएस में यहाँ पर क्या आता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो प्रोबेबल है वो आपका, जैसे स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट, इनके बारे में आपसे पूछ लिया जाता है। और लेवल ऑफ द एग्जाम, ये तो अभी तक तो उसमें ही है, अंधेरे में ही है, बहुत सारी बातें हैं। लेकिन डेटा स्ट्रक्चर से, हाँ, सॉर्टिंग सर्चिंग से आएगा, तो ये सब तो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, मैं समझ गया। आप सेंटर वगैरह के बारे में बात बाद में करिएगा। सेंटर वगैरह पटना में, मुजफ्फरपुर में दिया हुआ है और ये लिस्ट भी आ चुका है। ठीक है, हर डिस्ट्रिक्ट में लिस्ट भी आ चुका है, जैसे मैंने देखा है अभी आया हुआ था। मुजफ्फरपुर जिले में 40 केंद्र बने हैं। ठीक है, और ये लिस्ट जिला पदाधिकारियों को दिया गया है। ये जो लिस्ट है जिला पदाधिकारियों को बीपीएससी ने दिया है, और वो लोग का काम है कि उसको क्या करेंगे, बताएंगे फिर। चलिए, यहां देखिए, जो लोग कल की क्लास में नहीं भी होंगे वो थोड़ा सा ध्यान देंगे यहाँ पे जो मैं बता रहा हूं आपको। डेटा स्ट्रक्चर और डीबीएमएस में फर्क पहले समझना है। एक जो कल क्वेरी भी कई लोगों का था, देखिए डीबीएमएस क्या है, हाउ द ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा इज स्टोर्ड, हाउ द ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा। वीडियो आ रही है सभी किसी को?
ऑफ की है ना, अरे ऑफ तो नहीं है। चलिए, हाँ, पहले ध्यान से समझिए कि हाउ द डेटा, ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा इज स्टोर्ड परमानेंटली। जब हम बात किसकी करेंगे, परमानेंटली की बात करेंगे, परमानेंटली। और परमानेंटली डेटा कहां पर स्टोर होता है, ध्यान दीजिए, परमानेंटली डेटा स्टोर होता है, वो आपको पता है किसी न किसी परमानेंट स्टोरेज पर होता है। कहां पे होता है, परमानेंट स्टोरेज पे होता है। परमानेंट स्टोरेज लाइक हार्ड डिस्क ड्राइव, या फिर अगर हम बात क्लाउड की करते हैं, क्योंकि डीबीएमएस में हम किसकी बात करते हैं कि रिमोट प्लेस पर ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा किसी फिजिकल स्टोरेज मीडियम में स्टोर किया जाता है, दैट इज कॉल्ड डेटाबेस, मतलब क्लाउड कहा जाता है। और उस सिस्टम को हम क्या कहेंगे, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहेंगे। कि डीबीएमएस के यूज से, ठीक है, डीबीएमएस के यूज से क्या दिक्कत हो रही है आप लोगों को, क्या क्लास ज्वाइन करने में? कुछ लोग कह रहे हैं दिक्कत हो रही है, व्हाट शुड आई डू, बताइए मुझे एक बार। मैं ओपन कर दिया हूं, एक दूसरे से थोड़ा कम्युनिकेट कर लीजिए, पता चले कहाँ क्या दिक्कत है। वेबसाइट मेंटेनेंस का, अच्छा ऐसा है क्या, हमारे पास तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं आया। सब ओके है, वीडियो नहीं आ रहा है, कौन कह रहा है वीडियो नहीं आ रहा है? वो लोग एक बार रीज्वाइन करके देखिए तो। ऑल ओके, क्लियर। चलिए ठीक है। तो देखिए, एग्जाम का डेट आ ही गया, सेंटर आपका आ गया है, मतलब किस सिटी में है। अब आप लोगों को थोड़ी सी परेशानी जरूर हो रही होगी, प्रेशर बहुत ज्यादा हो रहा होगा। एकदम कूल माइंड से रहिए, जो आपने पढ़ा हुआ है कोशिश करिए। देखिए, इस समुंदर में कितना पढ़ा उस पर अभी ध्यान नहीं देना है, ये देखना है कि रिवीजन कितने का हुआ है, ठीक है, नहीं तो छोटी छोटी बातें छूट जाएंगी। तो रिवीजन वाले पार्ट पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा बताना, क्योंकि मेरा फर्ज बन जाता है, क्योंकि हमारे साथ आप लोग जुड़े हुए हैं काफी टाइम से। तो रिवीजन इज नेसेसरी, ठीक है। 80 के 80 क्वेश्चन मुश्किल नहीं आ जाएंगे, और 80 के 80 क्वेश्चन आसान नहीं आ जाएंगे, आप समझ रहे हैं ना। तो रिवीजन इज नेसेसरी, जो कुछ भी पढ़ा हुआ चाहे छोटे से छोटे पॉइंट जो है उसको रिवाइज करिए। नया के चक्कर में मत पड़िए कि ये रह गया तो मैं, आप 4 दिन बुलियन अलजेब्रा बनाइए, वो मूर्खता होगी कि आप बुलियन अलजेब्रा बैठ के सोल्व कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं ना। तो 4 दिन उसमें देना ही नहीं है, एक दिन भी नहीं देना है, केवल बुलियन लॉज पढ़कर उसको क्लोज कर देना है, ठीक है। लेकिन आपको रिवाइज करना है, जो भी जितना ही पढ़ा हुआ है ना उसको रिवाइज कर लीजिएगा, एक बार खुद से रिवाइज करिए, जितना ही पढ़ा उतना ही रिवाइज करिए। नया मत पढ़िए, अब ज्यादा ज्यादा क्या नया पढ़िए ही मत अब, क्योंकि ऑलरेडी जितना एरिया का किया हुआ है पीजीटी के हिसाब से, मतलब कि एक शिक्षक अभ्यर्थी और शिक्षक एग्जाम में आप बैठ रहे हैं, तो उस एग्जाम का हिसाब से आप, ठीक है, उसको करिए, ओके। और जहां तक रही एमसीक्यूज की बात, तो मैं 3-4 दिन तो एमसीक्यूज आपको डेफिनेटली कराऊंगा ही, 4-5 दिन, और डेली कुछ ना कुछ करा ही रहा हूं। देखिए, फंडामेंटल क्वेश्चन भी आज मैंने सुबह में करा है, कई लोग गलत आंसर दे रहे थे, कई लोगों का आंसर गलत आ रहा था, ठीक है, माइनर छोटे छोटे मिस्टेक की वजह से। मतलब फंडामेंटल इन द सेंस की ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं, आसान क्वेश्चन। तो एक्यूरेसी मेंटेन करना है, ठीक है, एक्यूरेसी मेंटेन करना है हमें। 80 मार्क्स में एनी हाउ लेके आना है, कम से कम कोशिश करना है कि एकदम सही तो 50 बना ही दे, एकदम सही। और 50 एकदम की हो कि नहीं, ये गलत हो ही नहीं सकता, ऐसे बना देना है। 50 क्वेश्चन का टारगेट ऐसे लेके चलना है, ठीक है। और बचे हुए में से आप देखिए, अटेम्प्ट इसमें क्या होना चाहिए, इसमें तो इस 80 में से 65 से 70 अटेम्प्ट करना ही करना है, 65 to 70 को अटेम्प्ट करना ही करना है, जिसमें से 50 बिल्कुल सही, और बीच में जो है आप उसमें जा सकते हैं, 50-50 वाले में भी कुछ आप जा सकते हैं, ठीक है। सारे अटेम्प्ट निगेटिव मार्किंग है ना, तो जो बिल्कुल नहीं आता उसको क्यों अटेम्प्ट करना है।
कंप्यूटर साइंस में आपका इजीली 65 to 70 अटेम्प्ट हो जाएगा, जो एग्जाम का हिसाब किताब रहेगा, लेवल रहेगा, उस हिसाब से मैं बता रहा हूं। ठीक है, और बचे हुए आप जो है कितने बच रहा है इसमें, 15-20 क्वेश्चन जो बच रहा है, इसमें आप अपने इंट्यूजन जो होता है ना, अपनी बुद्धि विवेक सब साम दाम दंड भेद मिला जुला करके आप 15-20 और अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, उससे ज्यादा नहीं। 10 आप एकदम नहीं आएगा, बकवास एकदम समझ में नहीं आ रहा है या कुछ भी पढ़ा नहीं, छोड़ देना उसको। ठीक है, समझ गए? अब यहां आ जाइए, हम लोग बात कर रहे थे, अब इस पे ध्यान दीजिएगा, मैंने जो कहा इस पे। ओके, कहीं भी मन को भटकाना नहीं है, कहीं भी नहीं भटकाना है। हाँ, 40 मार्क्स वाले के लिए भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैं लास्ट में बताता हूं उसके बारे में, नहीं तो काफी लोग परेशान भी हो रहे होंगे। यहां देखिए, परमानेंटली जब हम डेटा स्टोर करते हैं, परमानेंट स्टोरेज में करेंगे, एंड वी नीड फिजिकल मीडियम। फिजिकल मीडियम का मतलब होता है क्लियर, फिजिकल मीडियम अगर जो होता है वहां पे हम परमानेंटली डेटा स्टोर करते हैं, तो उस डेटा को ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टोर करने का जो पूरा सिस्टम है, सॉफ्टवेयर है, डीबीएमएस है। तो प्रोग्राम में हम डीबीएमएस का यूज करते हैं। लेकिन यहां पर अगर हम बात करें कि जो टेम्परेरी तरीके से जो स्टोर हो रहा है, टेम्परेरी स्टोरेज का मतलब समझ रहे हैं, जैसे हमने प्रोग्राम लिखा, तो प्रोग्राम में हम यूज करते हैं, जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो मेन मेमोरीज यूज करते हैं प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने के लिए या किसी प्रोसेस को करने के लिए। तो किसी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए, किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए वी नीड डेटा मैनेजमेंट दैट इज टेम्परेरी इन नेचर, जो टेम्परेरी तरीके से होता है। तो उसके लिए जो यूज किया जाता है वो डेटा स्ट्रक्चर होता है। तो डेटा स्ट्रक्चर मीन्स ऑर्गेनाइजिंग डेटा दैट इज यूज टेम्परेरली, या फिर जिसका यूज है प्रोसेस के अंदर, जिसका यूज है एक प्रोग्राम के अंदर, जिसका यूज है एक एग्जीक्यूशन के अंदर। तो फॉर ए बेस्ट प्रोग्रामर, एक अच्छे प्रोग्रामर के लिए डेटा स्ट्रक्चर का नॉलेज होना चाहिए, बिकॉज जो भी वो यूज कर रहा है अपने प्रोग्राम के अंदर, वो इस तरीके से यूज करे कि उसके प्रोग्राम में डेटा ऑपरेशंस जो हो वो आसान हो। ठीक है, अदरवाइज एक 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 कॉमन पर्सन के लिए डेटा स्ट्रक्चर का कोई किसी प्रकार का कोई मतलब कोई यूज नहीं है। ठीक है, अब आगे थोड़ा सा समझ में आएगा। जैसे कोई प्रोसेसर है तो जॉब शेड्यूलिंग करता है, प्रोसेस शेड्यूलिंग करता है। तो प्रोसेस शेड्यूलिंग शेड्यूलिंग किस तरीके से होगा, उसके प्रोग्राम को लिखने के लिए क्या चाहिए, डेटा स्ट्रक्चर का नॉलेज चाहिए। ठीक है, उसको इंप्लीमेंट किया जाएगा अगेन प्रोग्राम्स के थ्रू, इंप्लीमेंटेशन तो प्रोग्राम के थ्रू ही होगा, बट डेटा स्ट्रक्चर चाहिए हमें एक तरीके से। मतलब आप कह सकते हैं कि ये वोलाटाइल नेचर का है। वोलाटाइल मतलब डेटा स्टोरेज फॉर अ टेम्परेरी। टेम्परेरी कैसे डेटा को स्टोर करते हैं, उसको कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, वो है डेटा स्ट्रक्चर। बट परमानेंटली डेटा स्टोरेज फिजिकल मीडियम में वो कैसे होगा कि उसका सर्चिंग आसान होगा, दैट इज कॉल्ड डेटाबेस। तो कॉमन में डिफरेंस पता नहीं चलता है आपको, लेकिन एक्चुअल रूप से यही डिफरेंस है। क्या समझ में आया आप लोगों को? ओके, तो यहां पर हमने यही लिखा हुआ है कि डेटा स्ट्रक्चर, मैं थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूं, डेटा स्ट्रक्चर इज अ ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस। द स्टडी ऑफ डेटा स्ट्रक्चर अलाउ अस टू अंडरस्टैंड द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा एंड द मैनेजमेंट ऑफ डेटा फ्लो इन ऑर्डर टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ एनी प्रोसेस और प्रोग्राम। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये एक प्रोग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, एक डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू से इसका इंपॉर्टेंस है कि वो अपने प्रोग्राम को ज्यादा लेंदी ना क्रिएट करे, या जो प्रोग्राम वो बनाए वो एफिशिएंट हो। ठीक है, तो ये समझना है आपको। डेटा स्ट्रक्चर, स्टडी ऑफ डेटा स्ट्रक्चर अलाउ टू अंडरस्टैंड द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा एंड मैनेजमेंट ऑफ द डेटा फ्लो इन ऑर्डर टू इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ एनी प्रोसेस और प्रोग्राम। ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर
देखिए मैं दोबारा से कल ये थोड़ा सा किया था, इसलिए कर रहा हूं कि हमारा जो फोकस इसी पे ज्यादा है, मतलब क्योंकि एग्जाम्स आपके होने हैं वो एमसीक्यूज के आधारित होने हैं, तो बस एक एक लाइन के मिस्टेक, एक एक वर्ड के मिस्टेक से क्वेश्चन गलत हो जाएगा। डेटा स्ट्रक्चर इज अ पार्टिकुलर वे ऑफ स्टोरिंग ऑर्गेनाइजिंग डेटा इन द मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर सो दैट दिस डेटा कैन बी इजिली रिट्रीव्ड, एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड इन द फ्यूचर व्हेनेवर रिक्वायर्ड। यहां पर आप देखिए डेटा स्ट्रक्चर में हमने ये कहा कि जब हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं तो एक सिंपल हम क्या करते हैं, डेटा पर ही ऑपरेट करते हैं, सारा काम तो डेटा पे ही होता है। तो ऐसे में बेसिक अर्थमेटिक जो ऑपरेशंस होते हैं, बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशंस, तो हम क्या करते हैं, सिंपली उसमें हम इनका यूज कर लेते हैं, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, बुलियन, इन सब डेटा टाइप का यूज करके हम वो सारा फंक्शन कर लेते हैं, जिसमें प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर जो डायरेक्टली मैनिपुलेट किया जा सकता है। डायरेक्टली कहने का मतलब जिसके इंप्लीमेंटेशन के लिए किसी और चीज पर की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर, जैसे इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, बुलियन, ठीक है। नॉन प्रिमिटिव में लीनियर है, नॉन लीनियर है, ठीक है, लीनियर एंड नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में स्टैटिक और डायनेमिक है। स्टैटिक का मतलब ही होता है कि वंस डिक्लेयर्ड कैनॉट बी चेंज्ड एट एनी इंस्टेंस ऑफ टाइम, जिसको बाद में चेंज ना किया जाए, एक बार ही उसका लेंथ को डिक्लेयर करना पड़ता है। उसके आइटम्स चेंज हो सकते हैं लेकिन लेंथ पहले डिक्लेयर करना पड़ता है। जैसे हम लिखते हैं ना a of 10, इसका मतलब इसमें 0 से लेके 9 तक देयर आर 10 एलिमेंट्स वी कैन स्टोर इन दिस एरे, ठीक है। तो भले ही इसके अंदर के एलिमेंट्स को हम क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं या बदल सकते हैं, बट लेंथ ऑफ द एरे क्या है, एक फिक्स्ड साइज एरे है, ठीक है। और विद द डेटा टाइप की ये इस टाइप का डेटा स्टोर कर सकता है। जैसे यहां पर हम इंटीजर लिखे तो ये इंट a of 10 है, तो यहां पर क्या हो गया, ये एरे जो है वो इंटीजर टाइप का है, तो ये स्टैटिक हो गया। डायनामिक मतलब लिंक लिस्ट, स्टैक और क्यू। लिंक लिस्ट, स्टैक और क्यू जो है ये डायनामिक आपका लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। और ट्री और ग्राफ जो हो गया वो नॉन लीनियर हो गया। तो हमें इन्हीं चीजों को पढ़ना है। आप समझ आ गया एक्चुअल रूप से हमारा टॉपिक क्या है, एरे है, लिंक लिस्ट है, स्टैक है, क्यू है, ट्री है, ग्राफ है, इनके टाइप्स को पढ़ना है, ठीक है। तो ये और इनके टाइप्स को अगर आप पढ़ लिए तो ये हमारा मेजर कंसर्न है। उसके बाद सर्चिंग टेक्निक्स और सॉर्टिंग्स, ये अगर आप इतना कर लेते हैं तो दिस इज द मेन पार्ट ऑफ दिस सेक्शन, और इससे आपका क्वेश्चन बनता है। आगे हम थोड़ा सा बढ़ते हैं। प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर का मतलब होता है, प्रिमिटिव मतलब दैट कैन बी मैनिपुलेटेड एंड ऑपरेटेड डायरेक्टली मैनिपुलेटेड एंड ऑपरेटेड। इसको याद रखिए केवल एक लाइन को, दिस डेटा स्ट्रक्चर कैन बी मैनिपुलेटेड और ऑपरेटेड डायरेक्टली बाय द मशीन लेवल इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। मशीन लेवल इंस्ट्रक्शंस, बेसिक डेटा टाइप लाइक इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर एंड बुलियन, these are comes under the primitive data structure. नॉन प्रिमिटिव में ठीक उल्टा हो गया, इट कैन नॉट बी डायरेक्टली ऑपरेटेड, ठीक है। तो डायरेक्टली ऑपरेट नहीं होगा तो इसके लिए क्या यूज किया जाएगा, इसको किसी न किसी तरीके से क्या किया जाता है, डिकम्पोज किया जाता है या इसको इजी किया जाता है, ठीक है। तो यहां पर समझना, द फोकस ऑफ दिस डेटा स्ट्रक्चर इज ऑन फॉर्मिंग अ सेट ऑफ डेटा एलिमेंट्स दैट इज आइदर होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, different data type or same data type. Based on the structure and arrangement of data, we can divide these data structure into two subcategory, linear and non-linear data structure, ठीक है। तो ये दो कैटेगरी हो गया। इसमें लीनियर में अगेन क्या हो गया, लीनियर में हो गया स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है, स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर। एंड उसके बाद स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर हैविंग फिक्स्ड साइज आर नोन एज स्टैटिक। अभी हमने बताया जैसे एरे फिक्स साइज है, तो फिक्स साइज है तो ये क्या हो गया कि स्टैटिक हो गया, स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर। द मेमोरी फॉर दिस डेटा स्ट्रक्चर इज एलोकेटेड एट कंपाइल टाइम, कंपाइल टाइम ही मेमोरी एलोकेट होता है। एंड देयर साइज कैन नॉट बी चेंज्ड बाय यूजर आफ्टर बीइंग कंपाइल्ड, हाउएवर डेटा स्टोर्ड इन देम
कैन बी अल्टर्ड। डेटा अल्टर हो सकता है, साइज अल्टर नहीं हो सकता। एरे इज अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है, जिसमें फिक्स साइज होता है। एंड डेटा कैन बी मॉडिफाइड लेटर, डेटा मॉडिफाई हो सकता है बट साइज क्या है, फिक्स है। तो अब यहां पर आपको समझ में आ गया कि स्टैटिक, स्टैटिक का मीनिंग तो आपको पहले से भी पता है, ठीक है, स्टैटिक का मीनिंग आपको पहले से भी पता है, ठीक है। आगे हम बात करेंगे डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर का। डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर हैविंग अ डायनामिक साइज आर नोन एज डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर। Memory of these data structure is allocated at runtime and their size varies during runtime of the code. The user can change the size as well as data elements stored in this data structure at runtime. Linked list, stack, queue are common examples of dynamic data structure. तो लिंक लिस्ट, स्टैक और क्यू, इसके डेटा एलिमेंट्स क्या हो सकते हैं, चेंज भी हो सकते हैं, और इसका साइज भी क्या होता है, डायनेमिकली यहाँ पे रन टाइम साइज जो होता है रन टाइम डिफाइन होता है, ठीक है। डेटा स्ट्रक्चर एलोकेट एट मेमोरी एलोकेशन जो करता है ये क्या करता है, रन टाइम करता है। लिंक लिस्ट, स्टैक एंड क्यूज, हम एक एक करके सबके बारे में बात करेंगे। अब थोड़े से बेसिक टर्मिनोलॉजीज है आपके डेटा स्ट्रक्चर में, उसकी बात करेंगे और उसके बाद हम एरे से शुरू करेंगे, ठीक है। बेसिक टर्मिनोलॉजीज, अब देखिए आप ऐसा मत सोचिए कि अब क्वेश्चन एरे से ही आएगा तो इसी से आएगा। इन बेसिक ऐसे लाइन भी लिख करके आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे डेटा है, वी कैन डिफाइन डेटा एज एलिमेंट्री वैल्यू और ए कलेक्शन ऑफ वैल्यूज। जैसे एम्प्लॉय नेम है, आईडी है, ये क्या है, डेटा है। डेटा आइटम्स, अ सिंगल यूनिट ऑफ वैल्यू इज नोन एज डेटा आइटम, ठीक है, सिंगल यूनिट ऑफ वैल्यू इज नोन एज डेटा आइटम। और ग्रुप आइटम क्या हो जाता है, ग्रुप आइटम्स, डेटा आइटम दैट हैव सबऑर्डिनेट डेटा आइटम्स आर नोन एज, जैसे यहाँ पे होता है ना कि यूनिक, एक मतलब यूनिक नहीं, एक ही वैल्यू हो। जैसे अगर हम बात करें नेम है, तो नेम किसी का XYZ है तो एक ही वैल्यू है मान लीजिए यहाँ पे, लेकिन यहाँ पर भी फर्स्ट नेम, सेकंड, मिडिल नेम, लास्ट नेम अगर हो जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वैसे केसेस में हम क्या कहेंगे, सिंगल यूनिट ऑफ वैल्यू को हम डेटा आइटम कहेंगे, लेकिन मल्टी यूनिट ऑफ वैल्यू को हम यहाँ पर ग्रुप आइटम कहेंगे। क्या कहेंगे, ग्रुप आइटम। जैसे एम्प्लॉय नेम कैन हैव फर्स्ट, मिडिल और लास्ट नेम, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे एक ही वैल्यू है तो हो गया ग्रुप आइटम, सिंगल आइटम। ग्रुप आइटम मींस यहाँ पर मल्टीपल आइटम। एलिमेंट्री आइटम किसे कहते हैं, एलिमेंट्री आइटम डेटा आइटम दैट हैव अनेबल टू डिवाइड इनटू सब आइटम्स आर नोन एज एलिमेंट्री आइटम। जैसे आईडी ऑफ एन एम्प्लॉय, तो यहाँ पर हम एलिमेंट्री आइटम कहते हैं, बट डेटाबेस में ये चीज क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। अब हम बात करेंगे सीधा एरे की, ठीक है। बिल्कुल सही कहा शाहनवाज आपने, एरे में मेमोरी वेस्ट होता है। एरे में मेमोरी वेस्ट इसलिए होता है, एरे में मेमोरी वेस्ट इसलिए होता है कि एरे को डिक्लेयर कर दिया जाता है और उतना डेटा होता नहीं है, तो मेमोरी में स्पेस जो एलोकेट करेगा वो तो उतना ही करेगा, ठीक है। मेमोरी में स्पेस उतना ही एलोकेट करेगा और वो साइज नहीं होगा, साइज यूज नहीं होगा, डेटा आइटम उसमें स्टोर नहीं होगा, तो ऑब्वियस सी बात है वेस्ट होगा। थोड़ा देर रुक जाइए, आप लोगों को फिर समझ में आ जाएगा। मैं थोड़ी देर के लिए बंद करता हूं आपका मैसेज, ठीक है। फोटो जिसका अपलोड नहीं हो रहा थोड़ा इंतजार करिए, वेबसाइट बिजी चल रहा होगा, समस्या होगा, हो जाएगा, ठीक है। घबराइए मत, एग्जाम बिहार में ही होगा, बिहार से बाहर नहीं होगा। हम तो वो भी समय देखें जब बिहार के एग्जाम कलकत्ता में होता था, कहाँ कहाँ, इधर हरियाणा में होता था, फरीदाबाद में होता था, या आज से करीब करीब 8-9 साल, 7-8 साल पहले कुछ एग्जाम्स जो होते थे, जो ये TCS IBPS वगैरह कंडक्ट करते हैं, सब बच्चे बाहर बाहर के स्टेट्स में जाते थे। चलो बिहार में है और धांधली के कारण हो सकता है कहीं ना कहीं कोई चोरी ना हो जाए, कोई गलती ना हो जाए, इसलिए उन्होंने इधर उधर किया है। देखिए प्रयास पूरा किया जाता है, लेकिन अब तो पता ही है कि अब तो, लेकिन ये है कि BPSC एग्जाम ले रही है तो कोई चिंता इतना नहीं करना है। क्वेश्चन भी देखिए, क्वेश्चन आपके हिसाब से देखिए, आसान आ जाए तो भी सही नहीं है, एकदम बेसिक आ जाए तो फिर, बेसिक कहने का मतलब कि कुछ भी उठा के तो दे दे तब भी खराब है, क्योंकि पढ़ाई तभी सार्थक होता है जब हम ठीक से अच्छे से क्वेश्चंस भी रहते हैं, ठीक है। यहां पर आप देखिए एरे, एरे क्या है, एरे होमोजीनियस
कलेक्शन ऑफ द डेटा एलिमेंट है। होमोजीनियस मतलब सेम टाइप। तो पहला पॉइंट क्या है, एन एरे इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेम टाइप ऑफ वेरिएबल्स दैट आर रेफर्ड बाय अ कॉमन नेम। ठीक है, एरे का एक कॉमन नेम से रेफर किया जाता है। एन इंटीजर एरे होल्ड इंटीजर्स, अ कैरेक्टर एरे होल्ड्स कैरेक्टर्स एंड सो ऑन। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि अगर आप जिस टाइप का डेटा स्टोर करना चाहते हैं वो आपका टाइप ऑफ मतलब डेटा एलिमेंट हो गया। तो आप अगर इंटीजर एरे इंटीजर एलिमेंट्स के लिए यूज करेंगे, सिमिलरली कैरेक्टर एंड ऑल, तो फ्लोट, तो यहां पर एरे क्या होना चाहिए, सेम टाइप ऑफ डेटा एलिमेंट्स को स्टोर करने के लिए एरे का हम यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं, क्योंकि अगर बार बार आपको वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़े 100 टाइम्स 200 टाइम्स, तो ये इसके बजाय आप सीधा एरे ही यूज कर लेंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, आपका कोड इजी हो जाएगा और प्रोग्रामिंग आसान हो जाएगा। ऑल एरे कंसिस्ट ऑफ कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशन। एरे जो मेमोरी एलोकेट करता है वो क्या करता है, कॉन्टिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन करता है। ठीक है, एंड द लोएस्ट एड्रेस करस्पॉन्डेंस टू द फर्स्ट एलिमेंट एंड द हाईएस्ट एड्रेस इज द लास्ट एलिमेंट। ये ठीक उसी प्रकार से अगर हम कहते हैं a ऑफ 10, तो a ऑफ 10 का मतलब क्या हो गया, 0 से स्टार्ट होगा 9 तक होगा। ठीक है, तो एरे का जो हाईएस्ट एड्रेस होगा, फर्स्ट एलिमेंट क्या हो गया, 0 हो गया, और हाईएस्ट क्या हो गया, 9 हो गया। ठीक है, तो ठीक इसी प्रकार से यहां पर समझना है, एरे की टाइप होता है एक वन डायमेंशन एरे। वन डायमेंशन का मतलब हुआ कि एरे विद ओनली वन रो ऑफ डेटा एलिमेंट इज नोन एज वन डायमेंशन एरे। ठीक है, टू डायमेंशन एरे, एन एरे कंसिस्टिंग ऑफ मल्टीपल रोज एंड कॉलम्स ऑफ डेटा एलिमेंट्स इज कॉल्ड टू डायमेंशन एरे। ठीक है, टू डायमेंशन एरे को मैट्रिक्स भी कहा जाता है। मैट्रिक्स आपने किया भी होगा, ठीक है, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स एंड ऑल में। तो मैट्रिक्स जो हम लिखते हैं, तो मैट्रिक्स इज टू डायमेंशनल एरे, रो एंड कॉलम। ठीक है, जैसे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो, मतलब इस तरीके से रोज एंड कॉलम के फॉर्म में जो डेटा स्टोर करते हैं, टू डायमेंशनल एरे। मल्टी डायमेंशनल एरे, वी कैन डिफाइन मल्टी डायमेंशनल एरे एज एन एरे ऑफ एरेज। एरे ऑफ एरेज मींस multi-dimensional array are not bounded to two indices or two dimensions, as they can include as many indices as per the need। ठीक है, तो यहां पर टू डायमेंशनल array क्या हो गया, यहां पर a of 10 15, तो यहां पर 10 क्या शो कर रहा है, रो को, 15 क्या कर रहा है, कॉलम को। तो यहां पर फर्स्ट एलिमेंट रिप्रेजेंटिंग रोज एंड सेकंड एलिमेंट रिप्रेजेंटिंग कॉलम, तो ये क्या होगा, 10 इंटू 15 का हो गया। ठीक है, इसी तरीके से वन डायमेंशन क्या हो गया, केवल यहां पर हम क्या करेंगे, रो को डिफाइन करेंगे कि a ऑफ 10 मतलब इट विल स्टोर 10 रोज, ये रोज एंड कॉलम के फॉर्म में। ठीक है, और यहां पर हो गया कि इससे ज्यादा अगर रो एंड कॉलम मतलब मल्टीपल है तो मल्टी डायमेंशनल एरे है। तो ये समझ में आ गया आपको। इसके बाद हम लोग सीधा चलेंगे और एरे अगेन अलग अलग प्रोग्रामिंग में अलग अलग तरीके से डिक्लेयर किया जाता है। स्टैक, देखिए स्टैक का कॉमन एग्जांपल क्या है, जैसे हम किसी चीज को रखते हैं तो एक के ऊपर एक रख देते हैं, जैसे कि अगर बुक्स रख रहे हैं तो एक बुक, उसके ऊपर एक बुक, इसके ऊपर एक बुक, तो एक पूरा स्टैक बन जाता है। जैसे अगर मान लीजिए कि कोई भी वस्तु एक के ऊपर एक हम जब रखेंगे और जब उसमें से एक को उठाना होगा तो ऊपर वाला कहीं उठाएंगे सबसे पहले, नीचे वाला नीचे रहता है, ऊपर वाले उठा लिया। तो ठीक उसी प्रकार से स्टैक जो काम करता है, लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल पे काम करता है। स्टैक क्या है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर दैट फॉलो द लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है, लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल। ओके, अब यहां पर क्या है कि दोनों ही एक ही एंड से काम होगा, पुश एंड पॉप दोनों ऑपरेशन क्या होता है, एक ही एंड से होगा। ठीक है, यहां पर आप देखिए प्रिंसिपल दैट अलाउ ऑपरेशंस लाइक इंसर्शन एंड डिलीशन फ्रॉम वन एंड ऑफ द स्टैक दैट इज कॉल्ड टॉप।
तो ये टॉप ऑफ द स्टैक है, यहीं से क्या होगा, इंसर्शन और डिलीशन दोनों क्या होगा, टॉप ऑफ द स्टैक से होगा। तो किस प्रिंसिपल पर ये काम करेगा, लीफो प्रिंसिपल, लास्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब हुएवर कम लास्ट विल बी आउट फास्ट, क्योंकि क्या रहेगा, ऊपर के स्टैक को ये एलोकेट किया, ऊपर के इंडेक्स को। स्टैक कैन बी इंप्लीमेंटेड विद द हेल्प ऑफ कॉन्टिग्यूअस मेमोरी, कॉन्टिग्यूअस मेमोरी के द्वारा इसको इंप्लीमेंट किया जा सकता है, जैसे एरे के द्वारा, एंड नॉन कॉन्टिग्यूअस मेमोरी जैसे लिंक लिस्ट के द्वारा इसको इंप्लीमेंट किया जाता है। प्राइमरी ऑपरेशन इन द स्टैक आर फॉलोस, ये कौन कौन से ऑपरेशंस इसके द्वारा हो सकते हैं। यहां देखिए पुश ऑपरेशन जो है, पुश एंड पॉप। पुश ऑपरेशन क्या है, इट इंसर्ट द न्यू एलिमेंट। पुश ऑपरेशन क्या करता है, इट इंसर्ट द न्यू एलिमेंट इनटू द स्टैक। ओके, यहां पर आप देखेंगे पॉप ऑपरेशन क्या करेगा, रिमूव करेगा, डिलीट एलिमेंट फ्रॉम द स्टैक, टर्म एज पॉप ऑपरेशन। दोनों ही कहां से होगा, एक ही एंड से होगा, दैट इज टॉप ऑफ द स्टैक। ठीक है, यहां तक आप समझ गए। अब यहां पर एक चीज समझना है, जो आपके एग्जाम में प्रोबेबली यहां से आ सकता है, अगर क्वेश्चन, स्टैक का यूज किया जाता है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को सोल्व करने के लिए, मतलब मैथमेटिकल ऑपरेशन को एक तरीके से सोल्व हम नहीं कह सकते उसको, हाँ मतलब एक ऑर्डर में लाने के लिए। जैसे अगर हम बात करें एक्सप्रेशन का, ठीक है, अगर हम किसी एक्सप्रेशन की बात करें तो हमारे पास देखिए एक्सप्रेशन तीन टाइप का होता है, ठीक है, इनफिक्स, प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स। ठीक है, तो इसमें कन्वर्जन का काम आपको आ जाता है कि इनफिक्स से आप क्या करिए, पोस्टफिक्स में किसी एक्सप्रेशन को कन्वर्ट करिए। सबसे पहले हमें समझना है कि इनफिक्स नोटेशन, देखिए इसमें एक्सप्रेशन इज कंसिस्ट ऑफ ऑपरेटर एंड ऑपरांड, दो ही चीज होता है यहाँ पे, ऑपरेटर और ऑपरांड होता है। किसी भी एक्सप्रेशन में दो ही चीज होता है। जैसे अगर हम a प्लस बी लिखेंगे तो a प्लस बी क्या है, यहाँ पर ये ऑपरेटर है प्लस और ये ऑपरांड है। तो यहाँ पर अगर ऑपरेटर दोनों के बीच में है, मतलब दो ऑपरांड के बीच में अगर ऑपरेटर आ गया, तो इस एक्सप्रेशन को हम क्या कहेंगे, इस एक्सप्रेशन को हम कहेंगे कि ये जो है इनफिक्स है। क्या है, इनफिक्स है। a प्लस बी ये किस फॉर्म में है, इनफिक्स फॉर्म में। प्रीफिक्स का मतलब हो गया कि अगर ऑपरेटर पहले आ जाए और ऑपरांड बाद में आ जाए तो इसको हम कहेंगे प्रीफिक्स। ठीक है, पोस्टफिक्स नोटेशन कहेंगे जब ऑपरांड पहले और ऑपरेटर आ जाए लास्ट में, तो इसको हम क्या कहेंगे, पोस्टफिक्स कहेंगे। तो पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन या नोटेशन इज सेम थिंग। तो एक देखिए स्टैक का तो काम है ही बहुत सारा, उसमें एक इंपॉर्टेंट टास्क ये है कि एप्लीकेशन ऑफ स्टैक जो होता है वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के लिए भी होता है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को सोल्व करने के लिए होता है। और ये तीन नोटेशन होता है जिसमें मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को दिखाया जाता है। ठीक है, और डेटा आइटम और ऑपरांड्स को अगर हम कंबाइन करते हैं तो एक्सप्रेशन बनता है। डेटा आइटम यहाँ पर क्या हुआ, डेटा आइटम जो ऑपरांड हमारा है ए और बी, और ऑपरेटर क्या है, प्लस है। अब यहाँ पर अगर आपसे एक छोटा सा मैं आपको क्वेश्चन देता हूं कन्वर्ट करने के लिए, कि अगर आपके पास
ए प्लस बी इंटू सी है, तो इसका मतलब ये क्या है, ए प्लस बी इंटू सी है, ये कौन सा नोटेशन है, ये इनफिक्स के फॉर्म में है। ठीक है, अब आपको इसको कन्वर्ट करना है पोस्ट फिक्स में, आप लोग करके बताइए मुझे क्या होगा। नहीं, आपको इसको पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करना है, ए प्लस बी इंटू सी। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल ज्यादातर लोगों का सही है, घबराना नहीं है, आप लोग कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है, डोंट वरी। यहां पर आप देखिए, सबसे पहले यहां पर बेसिकली, यहां तो ये दो आपके पास क्या है, दो ऑपरेंड है, यहां पर तीन हो गया, ठीक है, ए बी और सी। तो सबसे पहले आपको पता है, सबसे पहले आप क्या करेंगे यहां पे, अगर आप ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस के हिसाब से भी देखें, सबसे पहले क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन होता है, ठीक है। तो यहां पे कॉन्वीनियंट के लिए आप इसको ब्रैकेट में डाल दीजिए, बी इंटू सी, ठीक है, ए प्लस बी इंटू सी। यहां पर आप क्या करिए, पहले इसको अगर आप सोल्व करेंगे, ए प्लस, ठीक है, ए प्लस बी सी इंटू हो जाएगा, ठीक है, ए प्लस बी सी मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, ठीक है, ए प्लस बी सी मल्टीप्लीकेशन। अब आप क्या करेंगे, अब इसको एक साथ कंबाइन करेंगे बी सी और ए को, तो ए बी सी मल्टीप्लीकेशन, ही प्लस कहाँ चला जाएगा यहाँ, तो ये हो जाएगा आपका पोस्ट फिक्स में, ए बी सी मल्टीप्लीकेशन प्लस, ठीक है, ए बी सी मल्टीप्लीकेशन प्लस क्या हो गया, ये पोस्ट फिक्स हो गया, ठीक है। तो इसको आपको अभी मैं चैट तो ऑन ही है, चैट ऑन है, बताइए। चलिए, मैं समझ गया, ठीक है। तो ये जो है हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, स्टैक के ये जो आपका पार्ट है कन्वर्सन वाला, इसको हम लोग, ठीक है, प्रीफिक्स, देखिए प्रीफिक्स क्या होगा, प्रीफिक्स का मतलब कि जो एक्सप्रेशन से पहले अगर ऑपरेटर है तो ये प्रीफिक्स हो गया, पोस्टफिक्स हो गया कि आपका जो ऑपरेटर है ऑपरेंड के बाद है,
एक्सप्रेशन में क्या है, यहां पर प्रीफिक्स में ऑपरेटर पहले होगा, ऑपरांड बाद में होगा। पोस्टफिक्स में क्या आएगा, आपका ऑपरांड पहले ऑपरेटर बाद में। इनफिक्स के अंदर क्या होगा, मिडिल में होगा, मतलब दोनों के बीच में होगा, तो ए प्लस बी। ठीक है, तो यहां पे हमने कन्वर्ट किया है इनफिक्स से, यहां पर क्या कन्वर्ट किया, पोस्टफिक्स में किया है। क्या किया, पोस्टफिक्स में। हाँ, तो ये प्रीफिक्स हो गया। अब ये कन्वर्सन पे हम लोग जो है ना कल सेपरेट थोड़ा सा करेंगे, इसको 4-5 क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, एक बार टाइप्स को समझ लेते हैं, ओके, उसके बाद इसको करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्यूज के बारे में पढ़ते हैं। हाँ चलिए, ये मैं बताऊंगा आपको, पहले ये टाइप को एक बार समझ लेते हैं एक बार, उसके हिसाब से उसके नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देख लेते हैं, उसके बाद एक एक करके हम लोग करेंगे। ठीक है, क्यूज जो है, क्योंकि उसमें हम लोग एक एक में रह जाएंगे, मतलब ठीक है। अब यहां देखिए क्यूज में क्या है, a queue is a linear data structure similar to a stack with some limitations on the insertion and deletion of the elements. आप लोग जितना मैंने स्टैक में बताया उसको आप लोगों ने पढ़ लिया। अब क्या करना है, उस पर थोड़ा सा अपना भी ट्राई कोशिश करना है, थोड़ा सा उसके बारे में और गेन करना है। कंपटीशन के हिसाब से जो होता है ना कि एक ही साथ आप चाहते हैं कि उसको पूरा तरीके से करें, तो वैसे तो वो ना आप उतना समझ पाएंगे ना हो पाएगा इतने कम टाइम में। मैं बताऊंगा आपको, यही बताना है, एक्सप्रेशंस वगैरह जो बताने हैं ये मैं बताऊंगा आपको, एक एक सेपरेटली इसको सारा चीज करना पड़ेगा। ठीक है, क्यूज के बारे में अगर हम देखें तो क्यू क्या है, क्यू लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। ठीक है, यहां पर इंसर्शन ऑफ एन एलिमेंट इन ए क्यू इज डन एट वन एंड एंड द रिमूवल इज डन एट अनदर और अपोजिट एंड। यहां पर क्या होता है, इंसर्शन और डिलीशन एक ही एंड से नहीं होता है, क्यू में क्या होता है, दोनों अलग अलग एंड से होता है। इंसर्शन अलग एंड से और डिलीशन अलग एंड से होता है। क्यू जो वर्क करता है किसको फॉलो करता है, क्यू फॉलो करता है फीफो। क्यू डेटा स्ट्रक्चर किसको फॉलो करता है, फीफो प्रिंसिपल, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल को फॉलो करता है फॉर टू मैनिपुलेट द डेटा एलिमेंट्स। इंप्लीमेंटेशन ऑफ क्यू कैन बी डन यूजिंग एरे, लिंक लिस्ट और स्टैक्स। रियल लाइफ एग्जांपल क्यू का क्या है, क्यू कहीं भी, जैसे आप क्यू में एक लाइन में खड़े हैं, तो लाइन में खड़े हैं तो जो पहले वहां पे आया, पहले जो वहां पर आगे है लाइन में उसका काम पहले होगा, जो पीछे है वो बाद में होगा। तो फीफो ऑर्डर में ये काम करता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल पर क्यू ऑपरेट होता है। लेकिन स्टैक किस पे ऑपरेट होता है, लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, अब इसके टाइप्स को हमें समझना है, सबसे पहले एप्लीकेशन को समझना है कि क्यूज का एप्लीकेशन क्या है। क्यू आर ऑल्सो यूज्ड इन जॉब शेड्यूलर। जॉब शेड्यूलर में इसका यूज होता है क्योंकि देयर आर मल्टीपल जॉब्स, तो मल्टीपल जॉब्स है तो उसके ऑर्डर अगर मान लीजिए फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वहां पे होता है तो उसको मेंटेन करता है। ठीक है, तो जॉब शेड्यूलर में व्हेन देयर आर मल्टीपल जॉब्स तो उसको कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जीक्यूट करेगा, तो क्यू का यूज वहां पे करता है। ठीक है, क्यू शेड्यूलर, क्यू आर ऑल्सो यूज्ड इन जॉब शेड्यूलर ऑपरेशंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। क्यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सीपीयू शेड्यूलिंग, जॉब शेड्यूलिंग एंड डिस्क शेड्यूलिंग, तो इसके लिए यूज होता है। यहां पर प्रायोरिटी क्यूज का यूटिलाइजेशन किया जाता है फाइल डाउनलोडिंग ऑपरेशंस में इन द ब्राउजर।
Queues are also used to transfer data between peripheral devices and the CPU. CPU और peripheral devices, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में जो डेटा ट्रांसफर होता है वहां भी क्यू यूज किया जाता है. क्यू आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर हैंडलिंग इंटरप्ट्स जनरेटेड बाय यूजर एप्लीकेशन फॉर द सीपीयू. कोई भी एप्लीकेशन जब प्रोसेसर की उसको नीड होती है तो वहां पर क्या होता है, इंटरप्ट जनरेट होता है. तो इन सभी चीजों में एप्लीकेशन है किसका, क्यू का यूज किया जाता है. ठीक है, यहां आप देखिए सिंपल क्यू. सिंपल क्यू के केस में क्या होता है, एनक्यू ऑपरेशन और डीक्यू ऑपरेशन. एनक्यू ऑपरेशन का मतलब होता है इंसर्शन. एनक्यू ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, इंसर्ट करना होता है. ठीक है, और डीक्यू रिमूव. ठीक है, तो यहां पर जो रिमूव जो होता है, रिमूव द डेटा एलिमेंट. ठीक है, रिमूव द डेटा एलिमेंट टेक्स प्लेस फ्रॉम द फ्रंट. ठीक है, और जो रियर पार्ट है मतलब ये बैक पार्ट है, यहां से क्या होता है, इंसर्ट किया जाता है. तो क्यू कैसे होता है, ऐसे ही होता है. ठीक है, यहां से कोई आएगा फिर वहां जाएगा. ठीक है, फ्रंट एंड में, तो वहां से क्या होगा, वो रिमूव हो जाएगा. तो बैक हो गया आपका रियर पार्ट, एंड क्यू मतलब इंसर्ट द न्यू एलिमेंट. न्यू एलिमेंट कहां पे इंसर्ट होगा, आपका रियर पार्ट से. तो क्यू में इंसर्शन टेक्स प्लेस फ्रॉम द रियर एंड. ठीक है, रियर एंड से इंसर्शन होता है जिसको हम कहते हैं एन क्यू. ठीक है, रियर से, और फ्रंट से क्या होगा, रिमूव होता है. तो ये जस्ट लाइक अ सिंपल, अगर क्यू में आप खड़े हैं तो टिकट काउंटर पे जो सबसे आगे वहां खड़ा होगा फ्रंट में. ठीक है, इसका मतलब वो पहले आया है, आपसे पहले आया है, वहां खड़ा है, तो उसको पहले सर्व किया जाएगा. ठीक है, मतलब वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व. ठीक है, और आप क्या है, आप है लास्ट में आए, तो आपसे धीरे धीरे क्या होगा, क्यू खाली होगा, तो आप आगे बढ़ते जाएंगे. यहां से एक एलिमेंट रिमूव होगा तो एक एलिमेंट यहाँ आगे बढ़ेगा. अब ये जो खाली होगा तो यहाँ पे न्यू एलिमेंट क्या होगा, इंसर्ट होगा. तो दिस वे क्यू वर्क्स. लेकिन हमें यहाँ पर है तो ये सिंपल सा चीज है, लेकिन इसको जैसे अगर क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से आता है तो कंफ्यूजन होता है. जैसे क्यू ऑपरेट्स या क्यू फंक्शंस ऑन विच प्रिंसिपल, तो सीधे सी बात है, यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. स्टैक में क्या था, लास्ट इन फर्स्ट आउट था. यह आपसे पूछ लिया जाएगा, इन क्यू इंसर्शन ऑफ द न्यू डेटा एलिमेंट टेक्स प्लेस फ्रॉम दी, तो आपको आंसर देना होगा रियर पार्ट. ठीक है, इंसर्शन कहां पे होगा, रियर पार्ट, मतलब एनक्यू ऑपरेशन डन ऑन द रियर पार्ट, मतलब फ्रॉम द बैक ऑफ द क्यू. ठीक है, एंड रिमूवल ऑफ द डेटा एलिमेंट, डिलीशन ऑफ द डेटा एलिमेंट टेक्स प्लेस फ्रॉम द फ्रंट पार्ट, दैट इज डी क्यू ऑपरेशन, मतलब डिलीशन ऑफ द डेटा एलिमेंट फ्रॉम द क्यू. ठीक है, तो ये हो गया आपका एक सिंपल क्यू. लेकिन देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ क्यू. जैसे एक क्यू है सर्कुलर क्यू. सर्कुलर क्यू को सर्कुलर क्यू कहा जाता है, वो आपको अभी समझ में आ जाएगा. सर्कुलर क्यू परमिट बेटर मेमोरी यूटिलाइजेशन देन अ सिंपल क्यू व्हेन द क्यू हैज अ फिक्स साइज. जब क्यू का साइज फिक्स हो तो सर्कुलर क्यू में मेमोरी यूटिलाइजेशन जो होता है वो सिंपल क्यू से बेटर तरीके से होता है. इन दिस क्यू द लास्ट नोड पॉइंट्स टू द फर्स्ट नोड एंड क्रिएट्स अ सर्कुलर कनेक्शन. यहां पर क्या हो रहा है, लास्ट नोड जो है वो कहां पे कनेक्ट हो रहा है, लास्ट नोड कनेक्ट्स टू द फर्स्ट नोड. ठीक है, फर्स्ट नोड पे क्या हो रहा है, कनेक्ट हो रहा है. इट अलाउ अस टू इंसर्ट एन आइटम एट द फर्स्ट नोड ऑफ द क्यू व्हेन द लास्ट नोड इज फुल एंड द फर्स्ट नोड इज फ्री. ठीक है, अगर पहला नोड फ्री है तो इसमें आप डेटा एलिमेंट क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं. तो इट बिकम लाइक सर्कुलर. ये कैसे बन जाता है, सर्कुलर का रूप ले लेता है.
ओके, तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर अगर एक एलिमेंट ये जो अगर फुल है तो यहाँ पर जैसे अगर ये खाली है तो यहाँ पर भी डेटा एलिमेंट क्या हो सकता है, इंसर्ट हो सकता है। फर्स्ट नोड इज फ्री। प्रायोरिटी क्यू क्या है इसको देखते हैं। प्रायोरिटी क्यू देखिए है, क्यू में ऑब्वियस सी बात है इंसर्शन ऑफ डेटा एंड डिलीशन ऑफ डेटा, ये दो ऑपरेशन है। तो यहां पर इंसर्शन ऑफ डेटा टेक्स प्लेस फ्रॉम वन एंड, डिलीशन फ्रॉम द अनदर एंड। ठीक है, इंसर्शन ऑफ डेटा टेक्स प्लेस फ्रॉम द रियर एंड और डिलीशन फ्रॉम द फ्रंट एंड। ठीक है, नेक्स्ट है प्रायोरिटी क्यू। अ प्रायोरिटी क्यू इज ए स्पेशल काइंड ऑफ क्यू इन विच ईच आइटम हैज अ प्री डिफाइंड प्रायोरिटी ऑफ सर्विस। ठीक है, the NQ operation takes place at the rear in the order of arrival of the items, while the DQ operation takes place at the front based on the priority of the items. ये प्रायोरिटी के हिसाब से चलता है। An item with a high priority will be DQ'd before an item with a low priority. ठीक है, यहां पे समझना है कि हाई प्रायोरिटी अगर कोई आइटम है, एलिमेंट है, डेटा एलिमेंट, तो उसको पहले क्या होगा, पहले रिमूव कर दिया जाएगा, मतलब पहले उसको सर्व कर दिया जाएगा। जैसे यहां पर आप देखेंगे लो प्रायोरिटी, लो प्रायोरिटी क्या होगा, लो प्रायोरिटी देखिए यहां पे मतलब फर्स्ट नोड में आया। हाई प्रायोरिटी क्या है, डायरेक्ट लास्ट नोड में। तो यहां पर डीक्यू ऑपरेशन कहां पे हो रहा है, यहां से हो रहा है। तो हाई प्रायोरिटी यहां पर डेटा एलिमेंट्स आर स्टोर्ड एट द फ्रंट पार्ट। ठीक है, और यहां पर लो प्रायोरिटी है तो ये क्या है, रियर एंड पे है। तो इसी चीज को आपको समझना है कि प्रायोरिटी क्यू एक स्पेशल टाइप ऑफ क्यू है जहां पर पहले से डेटा आइटम को प्रायोरिटी डिफाइंड होता है, प्री डिफाइंड प्रायोरिटी ऑफ सर्विस। ठीक है, इंसर्शन और डिलीशन उसी तरीके से होगा। एनक्यू ऑपरेशन टेक्स प्लेस एट द रियर in order at arrival of the items, while the DQ operation takes place at the front based on the priority of the item. ठीक है, तो ये जो ऑपरेशन होगा वो तो अपने अराइवल के हिसाब से होगा, लेकिन जो ये पार्ट जो होगा फ्रंट का पार्ट होगा, जो आपका डिलीशन का ऑपरेशन होगा, रिमूवल का ऑपरेशन होगा, वो प्रायोरिटी के हिसाब से होगा। ठीक है, लो प्रायोरिटी को इधर रखा जाएगा और हाई प्रायोरिटी को रियर आपके फ्रंट एंड में रखा जाएगा। तो ये आपका जो पार्ट है ये आपका, ठीक है, प्रायोरिटी क्यू है। डबल एंडेड क्यू क्या है, ठीक है, डबल एंडेड क्यू जिसको डी क्यू कहा जाता है। डी क्यू का मतलब हो गया डबल एंडेड क्यू। ये प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, मे और मे नॉट एडेयर द फीफो ऑर्डर। ये फीफो ऑर्डर को फॉलो कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, बिकॉज डी क्यू इज ऑल्सो ए स्पेशल टाइप ऑफ क्यू। इन दिस क्यू द एन क्यू एंड डी क्यू ऑपरेशन, मतलब इंसर्शन और डिलीशन कैन बी डन फ्रॉम द बोथ एंड। इंसर्शन और डिलीशन कैन बी डन फ्रॉम द बोथ एंड। बोथ एंड मतलब दोनों तरफ से डेटा एलिमेंट इंसर्ट भी हो सकता है और रिमूव भी हो सकता है। इसलिए यहां पर एनक्यू ऑपरेशन एंड डीक्यू ऑपरेशन, ये रियर एंड है मतलब बैक एंड है, और ये क्या है, फ्रंट एंड है जहां से इंसर्शन और डिलीशन दोनों हो सकता है। इसका मतलब ये फॉलो कर भी सकता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट को फॉलो कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। अगर ये फॉलो तब करेगा जब यहां से कोई डेटा एलिमेंट इंसर्ट होगा और यहां से रिमूव होगा, जो पॉसिबल है। यहां पर दोनों पॉसिबल है। ऐसा भी पॉसिबल है कि यहां से भी मतलब इंसर्ट हो रहा है, यहां से केवल रिमूव होना चाहिए, बट यहां से भी इंसर्ट हो सकता है। तो दिस ऑपरेशन इसको कहा जाता है डबल एंडेड क्यू। ठीक है, तो फर्क आप लोगों को समझ लेना है सबके बारे में। फर्क बेसिक यहां पर क्या है, सिंपल क्यू इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ऑर्डर को फॉलो कर रहा है। ठीक है, दैट इज सिंपल क्यू। यहां पर इंसर्शन हो रहा है रियर एंड से और फ्रंट एंड से डिलीशन हो रहा है।
सर्कुलर क्यू क्या है? सर्कुलर क्यू ये है कि अगर यहां पर आप समझ रहे हैं कि अगर जैसे ही ये फर्स्ट जो यहां पर नोड है ये फ्री हुआ तो यहां पर डेटा आइटम इंसर्ट हो सकता है, इसको फ्री नहीं रखा जा सकता है, तो इसमें बेटर मेमोरी यूटिलाइजेशन हो रहा है। सर्कुलर क्यू परमिट कर रहा है कि जैसे ही अगर एक फिक्स साइज का अगर क्यू है और इसका एक डेटा आइटम रिमूव हो चुका है तो उतना डेटा आइटम यहां पर क्या हो सकता है? स्टोर हो सकता है। प्रायोरिटी क्यू क्या है? बेस्ड ऑन द प्रायोरिटी यहां पर इंसर्शन और डिलीशन का वर्क हो रहा है। हाई प्रायोरिटी पहले और लो प्रायोरिटी बाद में। एंड डबल एंडेड क्यू है कि यहां पर इंसर्शन डिलीशन ऑफ द डेटा आइटम्स इन ए क्यू कैन बी डन फ्रॉम द बोथ एंड, फ्रंट पार्ट एंड द रियर पार्ट। ठीक है, ये है डबल एंडेड क्यू। मुझे बताइए कि ये कौन समझ में आया कि नहीं आया? एक यहां पर और चीज आपको कंफ्यूजन हुआ होगा कि अगर सेम प्रायोरिटी है तो क्या होगा। अगर सेम प्रायोरिटी के प्रोसेस अगर है या डेटा एलिमेंट है तो सेम प्रायोरिटी का है तो वो एफसीएफएस के ऑर्डर पर ही होगा। क्या होगा? फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पे होगा। अगर सेम प्रायोरिटी होगा तो एफसीएफएस ही होगा। ये तो तब हो रहा है जब व्हेन देयर आर डिफरेंट प्रायोरिटीज, प्रायोरिटीज डिफरेंट है तो इसका मतलब ये है कि वहां पे ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर प्रायोरिटी सेम है तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, मतलब इंसर्शन एंड डिलीशन होगा वो बोथ एट द सेम, यहां पर सेम जो क्राइटेरिया है उसी के आधार पर होगा। ठीक है, सिंपल एंड सर्कुलर मोस्टली क्या डिफरेंट है? देखिए, सिंपल और सर्कुलर में यही डिफरेंट है कि अगर साइज फिक्स है, सर्कुलर का यूज तब है जब अगर फिक्स्ड लेंथ है। अगर लेंथ फिक्स है और ऐसे में डेटा आइटम यहां पर ये डेटा आइटम फ्री हो गया और डिलीट हो गया, मतलब वहां से आगे बढ़ के एक एक डेटा आइटम ये फ्री है ब्लॉक, तो यहां पर क्या हो सकता है? फर्स्ट नोड पर ये अलाउ करता है व्हेन द लास्ट नोड इज फुल। ठीक है, द फर्स्ट नोड इज फ्री, इट अलाउ अस टू इंसर्ट एन आइटम एट द फर्स्ट नोड ऑफ द क्यू। तो ये अलाउ करता है फर्स्ट नोड में डेटा आइटम इंसर्ट करने का। ठीक है, यहां पर क्या है कि एक बार यहां पर ये फुल हो गया मान लीजिए, तो ऐसे में अगर फिक्स लेंथ है तो एक एक डेटा एलिमेंट फ्री होगा तब जाकर के फिर डेटा इंसर्ट होगा। जब तक टोटल फ्री नहीं होगा तब तक इंसर्ट नहीं होगा डेटा एलिमेंट। ठीक है, ठीक है, तो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद जो है आपको पता है कि 1 घंटा तो हम लोग इसको करेंगे टॉपिक्स को, और बाकी 1 घंटा हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, और जितना देखिए इसमें जितना ही कराया जाए उतना ही को आप लोग रिवाइज करते रहिए, उतना ही पढ़िए। बहुत ज्यादा नहीं है ये, तो 2-3 दिन में आपका सब कुछ हो जाएगा। जितना टॉपिक्स लग रहा है आपको सब 3 दिन में सब ओवर हो जाएगा। बस ब्रेक 5 मिनट। ठीक है, आपका जो टॉपिक है वो ऑन टाइम हो जाएगा सारा, आप चिंता मत करिए। डेटा स्ट्रक्चर के टॉपिक्स 3 दिन में कंप्लीट। उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, एक दिन बीच में HTML के टैग्स कर लेंगे। ठीक है, 1 सेकंड रुकिए, इतने में मैं क्वेश्चन अपलोड कर दूं।
चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके सामने। 20 सेकंड एक क्वेश्चन के लिए टाइम दिया जाएगा। ओके चलिए, ओनली 20 सेकेंड। वर्ल्ड वाइड वेब कंजोर्टियम W3C वर्ल्ड वाइड वेब कंजोर्टियम, ठीक है। वर्ल्ड वाइड वेब कंजोर्टियम के इन्वेंटर कौन थे? टिम बर्नर्स ली। आपको इन्वेंटर्स का लिस्ट भी याद रखना है, इन्वेंटर्स के लिस्ट भी याद रखना है, जैसे माउस के, कीबोर्ड के, ठीक है, आपके माइक्रो प्रोसेसर या फिर इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है, या लैंग्वेजेस के, लाइनक्स के, ये सब फंडामेंटल से ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। ओके अरे ये याद करना है, ये मैं एक पेज भेज देता हूं, मैंने पेपर पे लिख रखा था, वो पेज ही मैं आपको भेज देता हूं, लास्ट में बोलिएगा, ठीक है। या मैं लिख देता हूं, बस 1 मिनट में अगर आप लोग नोट कर लीजिए तो मैं लिख देता हूं, ठीक है। 1 सेकेंड रुक जाइए, पता चला मैं भूल गया। देखिए सबसे पहले www याद कर लीजिए इसी समय, टीम बर्नर्स ली, बाद में याद करने का समय नहीं है, सेम टाइम में याद कर लीजिए। पेंटियम चिप, स्पेलिंग इनका गलत हो गया, वी होगा यहां पे, विनोद धाम, ठीक है। पेंटियम चिप के इन्वेंटर थे। आईसी के इंटीग्रेटेड सर्किट, जैक किल्वी एंड रॉबर्ट नोई। जैक किल्वी एंड रॉबर्ट नोई, ठीक है। एंड उसके अलावा माइक्रो प्रोसेसर, मार्शियन ई हफ माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। एंड स्टोर्ड प्रोग्राम प्रोसीजर, स्टोर्ड प्रोग्राम प्रोसीजर जॉन वॉन न्यूमॉन, जॉन वॉन न्यूमॉन, जिसपे कंप्यूटर आर्किटेक्चर अभी प्रेजेंट बेस्ड है। इसके अलावा अगर हम बात करें माउस, डॉगल्स, स्पेलिंग में थोड़ा बहुत इधर उधर चलेगा, डॉग इधर उधर नहीं है, स्पेलिंग सही है, नहीं तो आपके मन में भी इधर उधर ही रहेगा। डॉगल्स एंजल बर्ट, ठीक है।
एंड इसके अलावा आपसे अगर पूछा जाए क्वार्टी कीबोर्ड, जो कीबोर्ड अगर हम अभी यूज करते हैं वो कौन सा कीबोर्ड है? क्वार्टी कीबोर्ड, जिसमें QWERTY लेफ्ट साइड में लिखा रहता है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा रहता है? आपको तो उल्टा दिखाई देगा, उल्टा दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे QWERTY क्वार्टी कीबोर्ड है। तो ये आपसे पूछा जाए तो क्रिस्टोफर लैथम, सोल्स, क्रिस्टोफर याद रखिए बस, SHOLES, SHOLES। देखिए मैं जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने लिखा हुआ है, वो मैं आपको बता दे रहा हूं बस, बाकी तो जनरल नॉलेज के लिए तो बहुत है। ईमेल जो पूछा गया है पहले कभी कभी, ईमेल रे टॉमिल्सन, ठीक है, रे टॉमिल्सन आपका ईमेल। ओके, टॉमलिंसन, टॉम लिंसन होगा इनका नाम, टॉम लिंसन, रे टॉमलिंसन। एंड उसके बाद गूगल का आपको पता ही होगा, गूगल एनालिटिकल इंजन चार्ल्स बेबेज, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। ओके, इसके अलावा गूगल, लैरी पेज एंड सर्जी ब्रेन। ठीक है, ये गूगल के फाउंडर हो गए। और बाकी यूनिक्स के आपको पता है, यूनिक्स केन थॉमसन एंड डेनिस रिची, एंड लाइनस टोरवाल्ड्स। ओके, यूनिक्स, लाइनक्स, गूगल, एनालिटिकल इंजन, माउस, ईमेल, स्टोर्ड प्रोग्राम प्रोसीजर, माइक्रो प्रोसेसर, आईसी, WWW। ठीक है, बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का आपको पता ही है, सी का डेनिस रिची है, जावा के जेम्स गोसलिंग है, और बाजार ने स्ट्रफ वो बता ही दिया है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये एक है, और भी जितना आप पढ़ सकते हैं पढ़िएगा, बट इतना याद रखिए, विन सर्फ इंटरनेट के आगे एग्जाम, आगे क्वेश्चन में है वो। ठीक है, आगे वो क्वेश्चन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिए जल्दी से। गूगल का लैरी पेज और सर्गी ब्रेन। Choose the correct HTML element for the largest heading H1, लार्जेस्ट हेडिंग H1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द करेक्ट HTML फॉर क्रिएटिंग हाइपरलिंक? एंकर टैग यूज होता है, href और URL। ठीक है, ऑप्शन 2 इज राइट। नेक्स्ट, विच कैरेक्टर इज यूज टू इंडिकेट एन एंड ऑफ द टैग? एंड टैग के लिए कौन सा कैरेक्टर यूज होता है? ऑप्शन 4
टाइम 20 सेकेंड ही देना, मैं तो भूल ही गया था, ज्यादा टाइम दे रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द करेक्ट HTML फॉर मेकिंग चेक बॉक्स? इनपुट टाइप इक्वल टू चेक बॉक्स, ऑप्शन 3, 5 का 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज करेक्ट HTML फॉर इंसर्टिंग एन इमेज? व्हाट इज द करेक्ट HTML फॉर इंसर्टिंग एन इमेज? IMG SRC। इमेज टैग क्या होता है? IMG सोर्स देना होता है, सोर्स जो भी फाइल नेम रहे, ठीक है। यहां पर एक एग्जाम्पल के तौर पे ले लिया गया है, ऑप्शन 1। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज एलिमेंट्स आर ऑल टेबल एलिमेंट्स? Which of these elements are all table elements? TR, TD, table row, table data, table, option 3। Next question, how can you make a numbered list? How can you make a numbered list in HTML? कौन सा टैग यूज होगा? OL, ordered list। OL means ordered list। Next, how can you make a bullet list? How can you make a bulleted list? UL। Next, what is the correct HTML for making a text input field? What is the correct HTML for making a text input field? Input type equal to text. Input type equal to text, ऑप्शन 4 होगा। नेक्स्ट, what is the correct HTML for making a drop down list? What is the correct HTML for making a drop down list? Select, क्या यूज होता है? ड्रॉप डाउन लिस्ट के लिए select टैग यूज होता है। तो ये कुछ HTML के टैग इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, तो इससे थोड़ा आइडिया लग गया आपको। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन मिक्स है, आसान मतलब आसान टाइप के फंडामेंटल का ही प्रैक्टिस है। विच एसक्यूएल स्टेटमेंट इज यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट डेटा फ्रॉम अ डेटाबेस? 20 सेकंड में आंसर करना है। ऑप्शन 1, सेलेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन फीचर ऑफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस? मेन्यूज, विंडोज, हेल्प, सर्च, none of these। Not a common feature of software application। Windows, ऑप्शन 2, विंडोज कोई फीचर नहीं होता। नेक्स्ट, are often delivered to a PC through an email attachment and are often designed to do harm। Virus। Next, special effect used to introduce slides in a presentation are called? ट्रांजिशन। क्या कहलाता है? स्पेशल इफेक्ट यूज टू इंट्रोड्यूस स्लाइड्स इन अ प्रेजेंटेशन आर कॉल्ड ट्रांजिशन, ऑप्शन 3।
fill in the blanks are graphical objects used to represent commonly used application. ग्राफिकल ऑब्जेक्ट, देखिए देखिए 1 मारने वाले की कमी नहीं है। ऑप्शन 4 आइकॉन्स होते हैं ना, जो आइकॉन्स फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं एप्लीकेशन, उसके क्या होते हैं? आइकॉन होते हैं। ऑप्शन 4। नेक्स्ट, कंप्यूटर सेंड एंड रिसीव डेटा इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल्स। डिजिटल। नेक्स्ट, मैं बोलूंगा नहीं, बस बिल्कुल आंसर करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 18 का, बट बोलना ही पड़ेगा, आदत हो गई ना बोलने की। इन एनी विंडो द मैक्सिमाइज बटन, द मिनिमाइज बटन एंड द क्लोज बटन अपीयर ऑन द टाइटल बार। ऑप्शन 1। नेक्स्ट, when a file contains instructions that can be carried out by the computer, it is often called executable. Next, documents converted to fill in the blanks can be published to the web. Question number 20. क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन 3 था। डॉक्यूमेंट कन्वर्टेड टू, 20 का आंसर 4 HTML। डॉक्यूमेंट कन्वर्टेड टू HTML कैन बी पब्लिश टू द वेब, पब्लिश करना है। Next, which of the following places the common data elements in order from smallest to largest? जिनका ऑप्शन 4 है वो मुझे बताइए कि क्या कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड को फील्ड कहा जाता है या कलेक्शन ऑफ फील्ड को रिकॉर्ड कहा जाता है? तो 4 तो होगा ही नहीं। कैरेक्टर फील्ड रिकॉर्ड फाइल डेटाबेस, ऑप्शन 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, checking that a pin code number is valid before it is entered in the system is example of data validation, option 4. Next, when you make graph and picture in document, then your computer holds the data in clipboard. Next, a compiler translate high level language into machine language program which is called compiler translate higher level programs into machine level language program which is called source code. आपसे क्या पूछा गया है? आपसे पूछा गया है कंपाइलर ट्रांसलेट्स हायर लेवल प्रोग्राम्स इनटू मशीन compiler translates higher level programs into a machine language program which is called object code, ऑप्शन 2। ठीक है, अरे इतना तो सबको पता है, लेकिन यहां पर जो ये लिखा हुआ है ना सेंटेंस, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ता है। ठीक है, कंपाइलर ट्रांसलेट्स, कई बार ऐसा पूछ लेता है कि जिसको ट्रांसलेट कर रहा है वो क्या है, थोड़ा बहुत इंग्लिश का हेर फेर।
नेक्स्ट है हाउ विल वर्ड अपीयर ऑन द पेज, वी कैन कॉल इट how will word appear on the page, we call it text formatting. Next, the ability to find an individual item in a file immediately. Individual item in a file immediately, that is called direct access as well as random access. A step-by-step procedure for accomplishing a task is known as 20 सेकंड मात्र टाइम है, क्वेश्चन नंबर 27 चल रहा है. Algorithm. Next, field that uniquely identify which person, thing or event the record describes is a file, data, field, key, none of these. Key. Next, which of the following is not true about RAM? नॉट ट्रू पूछा गया है. 2. Question number 30. Main directory of disk is called root directory. Next, the software tools that enable a user to interact with a computer for a specific purpose are known as applications. Fill in the blanks, share hardware, software and data among authorized users. Question number 32. One. $33. कुछ लोगों का आंसर करने के बाद आ रहा है. Two. 34. Computer programs are written in high-level programming language. However, the human-readable version of a program is called option 3 source code. 35. Each box in a spreadsheet is called cell. In word processing, an efficient way to move the third paragraph to place it after the fifth paragraph is बहुत आसान क्वेश्चन है. 50% लोगों का यही गलत हो गया. 50% लोगों का यही गलत हो गया. कट एंड पेस्ट ऑप्शन 4. ठीक है, ऑप्शन 4 क्या होगा? सही होगा.
कट के बाद कॉपी करने की जरूरत पड़ती है क्या, मुझे बताइए एक बार। जब हम कट करते हैं तो पेस्ट कर सकते हैं ना, कॉपी करने की भी जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम में ऐसे ही होता है। एग्जाम में ऐसे ही होता है। कौन कह रहा है हर हड़बड़ में गड़बड़ हो रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग, यहां पर आपसे पूछा गया था कि वर्ड प्रोसेसिंग में, मतलब वर्ड में, एन एफिशिएंट वे टू मूव द थर्ड पैराग्राफ टू प्लेस इट आफ्टर द फिफ्थ पैराग्राफ। जो थर्ड पैराग्राफ है उसको क्या करना है, वहां से हटा देना है और पांचवे के बाद में करना है, तो वहां से कट कर देंगे और पांचवे के बाद में पेस्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज नॉट ओन्ड एंड लाइसेंस्ड बाय अ कंपनी। लाइनक्स, ऑप्शन 2। What is difference between CD-ROM and CD-RW? थर्टी एट का 3, 39। Which is best definition of a software package? Which is the best definition of a software package? Set of computer programs used for certain functions such as word processing, जैसे MS Word है, ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 is right. Next question, 40. Which of the following storage media provides sequential access only? Magnetic tape. Option 3 is right. 40 का 3, 41, 41। जल्दी जल्दी में गलती, जल्दी जल्दी ही करना है, फास्ट करना है। द एबिलिटी ऑफ एन ओएस टू रन मोर देन वन एप्लीकेशन एट ए टाइम इज कॉल्ड मल्टीटास्किंग। 42, compilers and translators are one form of, बताइए, सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। 4, जिसका 2 आ रहा है, सब हम देख रहे हैं, 1 और 2 आ रहा है, इसका मतलब एक को क्लास किए नहीं है, अंतिम में आए हैं कि अब तो पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट है, जावा इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इज अ, high level language. Next, connections to the internet using a phone line and a modem is called connection to the internet using a phone line and a modem are called
देखिए इसमें ये दोनों कनेक्शन यूज करता है, ठीक है, डायल अप और ब्रॉडबैंड, मतलब दोनों में फोन लाइन ही यूज होता है। क्लियर? तो ऐसा अगर कभी क्वेश्चन रहेगा तो दोनों में से एक दिया रहेगा। वैसे यहाँ पे डायल अप होगा, ठीक है, क्या होगा, डायल अप यहां पर आंसर होगा। बट कहीं कहीं पे दोनों कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है, अगर ऑप्शन रहता है तो दोनों ही, ठीक है। नेक्स्ट, LSI इन चिप टेक्नोलॉजी स्टैंड्स फॉर। LSI लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, इन चिप टेक्नोलॉजी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, date and time are available on the desktop at, date and time are available on the desktop at, fill in the blanks. Taskbar. Next, a fill in the blanks is a professionally designed empty document that can be adapted to the user needs. Template. Next, 48. Programming language contains specific rules and words that expresses the logical steps and algorithm. Option 1 is right. Not syntax, programming language. Next, a terminal that cannot processes any information is called. कुछ लोगों को लग रहा है सिंटेक्स होगा, बट सिंटेक्स कौन प्रोवाइड करता है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोवाइड करेगा तभी तो होगा। डम्ब टर्मिनल, ऑप्शन 4, डम्ब टर्मिनल। DTP is a computer abbreviation usually used meaning. Desktop publishing. A group of related records in a database is called. Group of related records in a database is called table. Option C. What is the generation of computer which are built with microprocessor? अब मैं रहने देता हूं, 20-25 और क्वेश्चन है, उसको आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। फोर्थ, इस फाइल में 20-25 और क्वेश्चन है, क्योंकि टाइम हो गया।
करा दीजिए, चलिए करा देता हूं। द डिजिटल टेलीकम्युनिकेशन टर्म ISDN एब्रिविएशन किसका है? कोई बात नहीं, आंसर करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ISDN इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क, इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, क्वेटी किसके कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है? कीबोर्ड का। Which of the following extensions suggest that the file is a backup copy? BAK होता है, .BAK, बैकअप। What does acronym PDF stands for? Portable document format, option A, portable document format। एक काम करिए, इसके बाद से मैं कल करवा के कल ये फाइल दे दूंगा, क्या कहते हैं आप लोग? क्योंकि इस स्टूडियो को मुझे खाली करके दूसरे स्टूडियो में जाना है। फाइल चला गया, ये क्लास का है, DS वाला, और क्वेश्चंस भी देने हैं ना आपको। दोनों फाइल चला गया आपके पास, जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए, दोनों फाइल चला गया। ओके, तो मैं क्लोज करूं ना सेशन?
हो गया डाउनलोड?